और आज का हमारा मुद्दा है निजीकरण का विरोध। रोटी जो दे न सके वो अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार जी हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वो बैंकों का निजीकरण करेंगे और कुछ कंपनियों पब्लिक सेक्टर यूनिट का भी निजीकरण करेंगे। इसके जरिए वो 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई करेंगे। बैंकों का निजीकरण करेंगे, साफ हो गया है, लेकिन इसको लेकर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी आंदोलित हैं। 2 दिन की, आज 15 तारीख और 16 तारीख को 2 दिन का उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों शामिल हैं और 9 यूनियन ने इसका समर्थन किया है। अब सवाल ये उठता है, एक और सरकार कह रही है कि वो बैंक का निजीकरण करेंगे। जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा कुछ होगी, क्योंकि उससे देश को कितना लाभ होगा, क्योंकि सरकार हम लोगों ने ही चुन के भेजी है। दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी इस पर हड़ताल कर रहे हैं। आखिर वो क्यों हड़ताल कर रहे हैं, ये समझने और समझाने की बात है और यही कारण है कि हमने इस मुद्दे को आज चुना है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बैंक कर्मियों की हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ऐलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिए जा रहे हैं। बैंकों के मामले में एक बड़ी समस्या ये भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने का या वोट बटोरने के लिए ऐसी ऐलान करती रही है जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा। कर्ज माफी इनका सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती थी तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर उन्हें खड़ा करना पड़ता था। पिछले 3 सालों में ही सरकार बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाल चुकी है और 1 करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए भी दी गई है। अब सरकार की मंशा साफ है। बैंक यूनियनों ने निजीकरण के फैसले के खिलाफ लंबे प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाया हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन हम लोगों का 15 और 16 तारीख की स्ट्राइक का है। इसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंतर्गत सभी बैंक, हमारे जितने नेशनलाइज बैंक हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो अभी तक देखा गया है 100% हम लोगों की स्ट्राइक सफल रही है। और आज हम लोगों का यहाँ पर डिमांस्ट्रेशन और धरना है। कल जोनल ऑफिस मान लो कानपुर में हम लोगों का डिमांस्ट्रेशन और धरना होगा और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग को अनिश्चितकालीन के लिए जाना। मुख्य मांगे हमारी सीट जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के विरोध में। उनका यह भी आरोप है कि डूबे कर्जों की वसूली के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की जगह आईबीसी जैसे कानून बनाना भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। भले ही बैंककर्मी हड़ताल करके अपना विरोध जता रहे हो, लेकिन सरकार किस सोच के तहत निजीकरण का कदम उठाने जा रही है, इस पर सरकार का फैसला आखिरी होगा। फिलहाल बैंककर्मी निजीकरण का विरोध किस स्तर पर जाकर करेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। निजीकरण का विरोध क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आंदोलित है बैंक के अधिकारी और कर्मचारी और सरकार की क्या है मंशा, ये सवाल सबको उद्वेलित कर रहा है। ये सरकार को भी उद्वेलित कर रहा है, ये बैंक कर्मचारियों को भी उद्वेलित कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये आम जन को भी ये सवाल उद्वेलित कर रहा है कि आखिर ये निजीकरण क्यों हो रहा है और बैंक कर्मचारी अगर सही हो रहा है तो बैंक कर्मचारी अधिकारी उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में केसी जैन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका।
डॉक्टर हरेंद्र मलिक जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, 4 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद है। बहुत स्वागत है हरेंद्र मलिक जी आपका भी। और हमारे साथ पवन कुमार जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ में भूपेन तिवारी जी हैं, भूपेन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे डॉक्टर पवन कुमार जी का। पवन कुमार जी, सरकार कह रही है कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे, इससे लाभ गिना रही है, 1,75,000 करोड़ रुपए उसको कमाने हैं। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध क्यों? देखिए, राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए किसी उद्देश्यों के साथ, और मुख्य उद्देश्य उसका ये था कि आम जन तक बैंकिंग पहुंचाना। और इस उद्देश्य को हमारी वर्तमान सरकार ने कई फोरम्स पे माना भी है। इन्होंने जब जनधन अकाउंट खुलवाए तो उसमें 98% जनधन खाते सरकारी बैंकों ने खोले। पीएम स्वनिधि बांटा अभी, उसमें 97% सरकारी बैंकों ने बांटा। जब प्राइवेट बैंक्स ने स्वनिधि बांटने से मना कर दिया तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं हुआ। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सबके एक बैंक का नाम बहुत तेजी से आया जिसने बहुत सारे फ्रॉड किए थे, वो भी प्राइवेट बैंक था, कुछ नहीं किया। हमारा सीधा सा मानना है कि अगर ये सारी नीतियां जनता से रिलेटेड नहीं थी, और अगर जनता से रिलेटेड थी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में सरकारी बैंकों का योगदान था, तो सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने की आवश्यकता क्या है? वो जो वर्तमान में सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जिनके पास करीब करीब 20% बैंकिंग भारत की है, उनसे ये काम क्यों नहीं कराया गया कम से कम 20% के रेशो में? उनको 17% एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार नेशनलाइजेशन के उद्देश्यों से हटना चाहती है, आम जन तक बैंकिंग जो पहुंच गई है उसको बंद करना चाहती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या करें? देखिए, पवन जी ने जो बातें रखी अपनी बैंकिंग की तरफ से और तमाम सारी चीज़ें उनकी तरफ से उन्होंने बातें रखी, लेकिन देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। और ये बात सही है कि आम जनता तक बैंकों को पहुंचाना ये सरकार का उद्देश्य रहा है और सरकार उस पर सफल भी रही है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार जो पैसा बैंकों को दे रही है वो कहाँ से ला करके देगी? पैसा आम जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, जो बैंकों को सरकार देती है, बैंकों के माध्यम से ऋण को लेकर के हो या आप देखिए एनपीओ को लेकर के हो। और ये उन बैंकों का इस तरीके से हो रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में उनका शेयर बढ़ेगा और तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो उन बैंकों का है जिनका वास्तव में जो ये घाटे में चल रही हैं, या उनका एनपीए बहुत ज़्यादा है, या जो अन्य बैंकों से छोटे क्षेत्र में है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस तरीके का निर्णय लिया गया है। लेकिन जो कर्मचारी है, कर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। नियम और शर्तें जिस समय उन्होंने ज्वाइनिंग की थी जो वो थी वही लागू रहेंगी। लेकिन हाँ, जो सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि आप ये देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं उसमें कितने % एनपीए है, और जो सरकारी बैंकें हैं, जो 12 बैंकें हैं सरकारी, उनमें कितना % एनपीए है? टोटल जो एनपीए हो रहा है उसका 86% सरकारी 12 बैंकों में हो रहा है, और जितनी सारी बैंकें हैं तो उनको मिला लीजिए तो टोटल उनका मात्र 14% है। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि जो बैंक के कर्मचारी हैं, वो चाहे बड़े अधिकारी हैं छोटे अधिकारी हैं, वो ये समझते हैं कि हमको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है, बैंक डूबे या बनी रहे हमसे कोई मतलब नहीं है, उनकी तनख्वाह फिक्स है। बोर्ड जो है वो भी यही कह रहा है, जो उसका बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड सरकारी बोर्ड है। लेकिन जब उसका जो है, जब उसमें दूसरों लोगों का जब उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें अन्य कंपनियों का शेयर बढ़ेगा, उसके बाद में जो ये एनपीए होता है, जो डूबता है पैसा, और जो सरकार बैंकों को खड़ा करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स उन बैंकों को देती है, जो पैसा सार्वजनिक क्षेत्रों में जाना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए था, डेवलपमेंट में जाना चाहिए था, अन्य नौकरियां देने के लिए जाना चाहिए था, विकास के लिए जाना चाहिए था, वो पैसा क्या हो रहा है? जो एनपीए हो रहा है उनके खाते में जा रहा है। इन चीजों को रोकने के लिए अगर ये शुरुआत की, फिर 2 बैंकों की शुरुआत की जा रही है। अगर लगा ये लाभकारी है तो आगे बढ़ाया जाएगा, अगर लगा कि नहीं इससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है। जैसे पवन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पहले हम अपने सारे मेहमानों को
शामिल करेंगे, उसके बाद हम दोबारा आपके पास में आएंगे। हमारे साथ दो और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपाल कश्यप जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक है। बहुत स्वागत है राजपाल कश्यप जी आपका भी। हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक जी, आपने केसी जैन साहब को सुना कि 86% एनपीए सरकारी बैंकों का हो रहा है और ये एनपीए बढ़ता ही जा रहा है। उसको रोकने के लिए, उसको कर्व करने के लिए उनका निजीकरण किया जा रहा है। जैन साहब, 86% आपने एनपीए बता दिया सरकारी बैंकों का है। अगर आप सरकार नहीं चला सकते, आप बैंक का प्रशासन दुरुस्त नहीं कर सकते, अगर मेरे सिर में दर्द हो तो क्या सिर काट दिया जाएगा? आप ये देखिए, सत्यता यह है कि 69 से पहले जब पवन जी ने बताया, बैंक से आम जनता बहुत दूर थी और इस देश में जो औद्योगिक क्रांति और जो गरीब के हाथ में रोजगार का मुद्दा आया, रोजगार उसको मिला, उसमें हमारे बैंकों की बहुत बड़ा एक सहयोग है। और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत पाक साफ इंडस्ट्री, मैं ये तो नहीं कहता 100% है, परंतु फिर भी अच्छा काम बैंक इंडस्ट्री कर रही थी। बैंकिंग इंडस्ट्री, आप सारे लोगों को कह करके बैंक को सब्सिडाइज लोन बंटवाएंगे, आप उन्हें टारगेट फिक्स करेंगे कि प्रधानमंत्री योजना में आपको इतना ऋण देना है। आप ये बताएं मुझे, आदरणीय जैन साहब से ये भी पूछ लो, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम पर रोजगार योजना चल रही है, उनमें कितना लोन प्राइवेट बैंकों ने दिया है? मुद्रा लोन कितना दिया है प्राइवेट बैंकों ने? एग्रीकल्चर सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर को कितना लोन ये दे रहे हैं? जो रिस्क सेक्टर है उन सबको तो हमारे नेशनलाइज बैंक भुगतेंगे। और एनपीए की बात ये कह रहे हैं, अगर एनपीए है, आप तो बहुत सख्ती कर रहे हैं आजकल, अगर आप सख्ती कीजिए, एनपीए को रोकिए, रूल्स रेगुलेशन बढ़ाइए, पर इससे क्या हुआ कि आप सारे देश को बेचे दे रहे हैं। अरे भाई, हमने सरकार ये कहना कि इतने रुपए की आमदनी होगी, अब ये देश की जनता ने सरकार चुनी थी या कॉर्पोरेट घराना चुना था? हम लोगों ने सरकार चुनी, देश की जनता ने सरकार चुनी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी पूरे देश के नागरिकों के समान हैं, और उसके बाद ये कहना आप हर चीज को क्यों बेच रहे हैं? आप इसका छोटा किसी और से कर लिया होगा, अब इसको दे रहे हैं कि ये खराब है। खराब कैसे है? आपने नीरव मोदी चले गए, ये कई मोदी गए हैं पैसा ले करके, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? अब कितने आपने जीएम स्तर के अधिकारी या ईडी या चेयरमैन कितने करप्शन में भेजे? सत्यता कोई करप्टी न मिला ही नहीं। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरेंद्र जी, आपकी बात पूरी आ गई, दोबारा से आपका रुख करेंगे। जी 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 बैंक का घर देखा जा करके, बैंक का दर देखा। आप ये भी देखें, जो आपके नेशनलाइज बैंक है, वो ही सारी आपकी जो योजनाएं हैं, जो योजना आपकी है, वो सारी वही तो झेलते हैं। ऐसा ना करो, ये देश बिक जाएगा। ठीक है, ठीक है हरेंद्र जी, दोबारा ठीक है, ठीक है हरेंद्र जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे, आपका समय समाप्त हो गया। राजपाल कश्यप जी, क्या कहेंगे आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया? बीजेपी सरकार को ना आम जनता से मतलब है, ना नौजवानों से मतलब है, ना बेरोजगारों से मतलब है, ना किसानों से मतलब है, ना किसी के पेट से मतलब है, ना कर्मचारियों के पेट से मतलब है, ना बच्चों के भविष्य के सवाल पे। ये केवल इनको कारपोरेट की फिक्र है, और कारपोरेट के लिए ही सारी योजनाएं, नियम, सब चीजें उसी तरीके से टारगेट की जा रही। सरकारी जो संस्थान है हमारे, उसको बर्बाद करके फिर कारपोरेट को दिए जा रहे हैं। चाहे जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय धरोहरें हैं, उनको बर्बाद करके किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। आज 30 लाख कर्मचारी स्ट्राइक पे थे बैंकों के, और 16,000 करोड़ के चेक नहीं क्लियर हो पाए। ये किसका नुकसान हो, ये बताइए। बीजेपी लगातार राष्ट्रीय धरोहरों को खत्म करके करण पे और निजीकरण करके आरक्षण भी खत्म हो रहा है। निजीकरण में आरक्षण, जो दलित पिछड़े हैं, शोषित वंचित है, आदिवासी है, उनको नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। और जिस तरीके नहीं राजपाल जी, वो मुद्दा दूसरा है, हम अभी बैंकों के निजीकरण की चर्चा कर रहे हैं। जी, गारंटी है, एक विश्वास है
और सरकारी बैंकों पे लोगों को ज्यादा भरोसा है। प्राइवेट बैंकों को क्या है, उठा के सामान चले जाएंगे, सिक्योरिटी मनी होगी वही बचेगी और कुछ बचेगा जो गवर्नमेंट के पास है। और सरकार की जो सरकारी बैंक होती है, गांव गरीब किसान मजदूर कितने बैंक के ये DFHL कंपनी भाग गई, एक महाराष्ट्र बैंक थी वो भाग गई, तो आम आदमी तो सफर कर रहा है ना, क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक करें। राजपाल जी, आपने एक बहुत मौजूद सवाल खड़ा किया है कि बैंक एक गारंटी है, बैंक एक विश्वास है। ये बिल्कुल बात सच है, आम लोगों का विश्वास है वो। शानदार बात की है। हम आएंगे दोबारा से आपके पास में। डॉक्टर भूपेंद्र तिवारी जी, एज ए अर्थशास्त्री आप क्या देखते हैं? सरकार कह रही कि हम ये बेच करके 1,75,000 करोड़ रुपए कमाएंगे और ये NPA नहीं होगा, इसके तमाम फायदे गिना रही है। देखिए, NPA होना ना होना ये सरकार के हाथ में है। सबसे बड़ी चीज ये है कि NPA हो क्यों रहा है जी। ये सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि एक सरकार आई उसने कर्जा माफ कर दिया, दूसरी सरकार आई उसने कर्जा माफ कर दिया और NPA बढ़ता गया। तो NPA को कंट्रोल करने के लिए बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 नॉर्म्स भी तो लाए गए थे, सरफेसी एक्ट भी लाया गया था। ये तो पवन कुमार जी बताएंगे आपको, चूंकि बैंक से हैं और वो बेहतर बता सकते हैं कि सरफेसी एक्ट क्या था, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स तक आपके यहाँ अप्लाई हो चुका है। 2019 डेडलाइन थी बेसल 3 नॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए, तो उससे तो NPA कंट्रोल हो ही रहा है। दूसरी बात, अगर NPA के ही थ्रू कंट्रोल होता बैंक और NPA से ही सब कुछ होता, तो 2009 में चलिए, अब विश्व का सबसे बड़ा बैंक लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स कर जाता है जी। जैसे रियल एस्टेट का सब प्राइम क्राइसिस आती है, लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स कर जाता है। कल की डेट में अगर ICICI बैंक, HDFC बैंक या इस तरह से जितने भी प्राइवेट सेक्टर का आप गुणगान कर रहे हैं, कल को ये कोलैप्स हो जाए, तो सरकार तो यही कह रही है ना कि हम बजट में अब इस साल सरकार ने यही कहा है कि हम केवल 5 लाख रुपया लौटाएंगे। हमारा 50 लाख रुपया अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जमा है, हम सिर्फ 5 लाख पाएंगे, तो 45 लाख का रुपए का कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो सवाल इस बात का है कि किसी भी अंग में अगर मान लीजिए सड़न पैदा हुई है तो आप उसका उपचार करिए, ना कि अंग को ही काट करके आप फेंक दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर NPA बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर हम फोकस करें कि आप कह रहे हैं 1,75,000 करोड़ रुपए में कमाऊंगा, ठीक है, इस बजट में आपने एक बैंक का निजीकरण कर लिया, दूसरे बजट में आपने दूसरे बैंक का निजीकरण करके और इस तरह से आपने अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा कर लिया। भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या यही मतलब था? फाइनेंशियल इंक्लूजन जब आएगा, जब आप समावेशी विकास कर रहे हैं, कल की डेट में आज सरकारी बैंक नो फ्रिल अकाउंट खोलता है। नो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता है जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं खोल रहा है, तो क्या जितने भी गरीब हैं या जितने भी रूरल इकोनॉमी के लोग हैं, क्या वो उसको मैनेज कर पाएंगे कि 5,000 या 10,000 अपने अकाउंट में मैनेज करके रखें? तो सरकारी बैंकों का जो फायदा है, वो क्या प्राइवेट सेक्टर उस फाइनेंशियल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को पूरा कर पाएंगे? मेरा बेसिक सवाल यहीं पर ठीक है। आपने बहुत शानदार सवाल उठाया कि फिजिकल डेफिसिट कैसे कम करेंगे। फिजिकल डेफिसिट हमारे हाथ से बाहर होता जा रहा है, जिसको हम लोग 3.5% करने की कोशिश कर रहे थे, वो 8.9 पर पहुंच गया। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं जैन साहब से जरूर बताना चाहूंगा कि जैन साहब ने एक बहुत बड़ा हम लोगों को आश्वासन दिया कि जो सर्विस कंडीशन हमारे नौकरी ज्वाइन करते समय थी वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन जैन साहब ये भूल गए कि अभी हमने लेबर एक्ट पास किया है, जिसमें सारी सर्विस कंडीशन सबकी बदल गई है। अब तो बहुत छोटी सी चीज है जी, है ना। उसके अलावा जैन साहब ने एक चीज बताई कि 86% NPA सरकारी बैंकों का है, लेकिन जैन साहब ने ये कंपैरिजन नहीं किया कि टोटल एडवांसेस का 90% हमारे पास है। तो जो NPA हमारा है उतना ही प्राइवेट बैंकों का भी है, बल्कि प्राइवेट बैंक्स में अभी ICICI बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो करीब 18% है, जबकि स्टेट बैंक 12% पे है। 12% भी ग्रॉस NPA है, नेट NPA तो शायद 6 या 7% है। और वो भी NPA जो है उसमें हमारे टोटल NPA में लगभग 70% NPA उनका है जिनको ये बैंक बेचना चाह रहे हैं जी, बड़े सरमाएदारों का। जब जो वो डिफॉल्टर हैं उन्हीं को हम बैंक बेचेंगे। एक मैं और जोड़ दूं, बड़ा मजेदार चीज आपको जोड़ने जा रहा हूं। पवन जी मेरी बात से शायद आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने जब अपने बॉन्ड्स जारी किए थे तो बॉन्ड्स का ज्यादातर हिस्सा बैंकों ने खरीदा था, जिनको आज आप NPA चिल्ला रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सरकार ने टारगेट रखा है ऑपरेशन ट्विस्ट लाने का। ऑपरेशन ट्विस्ट पवन जी बताएंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब यह हुआ कि 2026 से लेकर के 2030 तक जितने भी बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं उनकी जगह पर हम
नीलामी करेंगे, बिल्स की, ट्रेजरी बिल्स की नीलामी करेंगे और उस पैसे से हम इसको भुगतान करेंगे। तो सबसे बड़ा तो एनपीए सरकार कारण बनी बैठी नहीं, वो बात ठीक है, सरकार का एनपीए है, लेकिन पवन जी सबसे बड़ी ना पवन जी, मैं सबसे सवाल बड़ा ये है, आप अपने अधिकारों को लेकर के, आप अपने अधिकारी कर्मचारियों को लेकर के बड़ा चिंतित हैं। जनता इसमें कहां खड़ी हुई, जनता का क्या फायदा है? क्योंकि सरकार कह रही कि हम इसको बेच के पैसा कमाएंगे और देश का भला करेंगे। आपको नहीं लगता कि इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा? देखिए, जैन साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारियों और अधिकारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह मुद्दा जनता का मुद्दा है, बैंक अधिकारी और कर्मचारियों का नहीं है। बैंक अधिकारी और कर्मचारी अगले 2-4 साल में रिटायर होकर चले जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि रिक्रूटमेंट पिछले 20-25 सालों में हुआ ही नहीं। जब ज्यादातर लोग रिक्रूटमेंट के वजह से रिटायर होने वाले हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट पे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, रिक्रूटमेंट आप कह रहे 20-25 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी अभी लगातार रिक्रूटमेंट हो रहा है। पिछले 3 सालों में सिर्फ हुआ। हाँ, पिछले 3 सालों में हुआ है, जिसके उसके बावजूद भी करीब 25% से स्टाफ शॉर्टेज है सारे नेशनलाइज्ड बैंक में। एक चीज, दूसरा एनपीए की बात करता हूं, रिलेशनशिप ऑफ एनपीए जो आपने कहा कि एम्प्लॉयज के कारण से है। जितने भी लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं वो ज्यादातर बोर्ड के द्वारा किए गए हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, बोर्ड भी तो आखिर आप ही के अधिकारी और कर्मचारी है ना। नहीं, बोर्ड ऐसे डिसीजन क्यों लेता है? गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट नहीं, गवर्नमेंट क्या पार्ट, लेकिन वो आप ही के तो अंग है ना। आप लोग उन पर क्यों इस तरह से कर्मचारी अधिकारी मिलकर दबाव क्यों नहीं बनाते? अधिकारी और कर्मचारी उस लोन करने में कहीं भी कोई योगदान नहीं करते जी। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इवन स्केल 5 कहीं भी कोई बड़ा लोन नहीं कर सकता 10 लाख 20 लाख से ज्यादा जी। और 70% एनपीए वो है। नहीं, लेकिन आप मानेंगे, ठीक बात है कि बड़े लोन हुए, आप मानेंगे कि लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया है करप्शन करने को लेकर के। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ। तीसरी चीज आपने कही इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल जी। तो इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल जो सरकार ने पिछले 50 सालों में नेशनलाइज्ड बैंक में की है, उससे 3 गुना प्रॉफिट लिया है। प्लस जो टैक्स में बैंकों ने इनकम टैक्स और बाकी टैक्स दिए वो अलग है, जो प्रोविजन किए वो अलग है। आज की तारीख में 12 के 12 बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। सिर्फ बैंक की गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हमें अपना लॉस दिखाना पड़ता है जी, क्योंकि हम प्रोविजन बहुत हाई लेवल पे करते हैं। मेरे ख्याल से सर इसको बिल्कुल क्लियर, इकोनॉमिस्ट हैं हमारे तो ये ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। चौथी चीज, एनपीए इसलिए बढ़ रहा है कि एनपीए को रिकवर करने के प्रॉपर रूल्स अवेलेबल नहीं। आप लोग अभी रिकवरी नहीं करते। आप लोग ढंग से बड़े लोगों से रिकवरी करते नहीं। छोटा किसान अगर 100 रुपया या 1000 या 10,000 लेता है तो आप उसकी जमीन गिरवी रख लेते हैं, जमीन कब्जा कर लेते हैं। हमारी भी डिमांड लगातार यही रही है। शायद पिछली 3 स्ट्राइक में आपने ध्यान दिया होगा, हमारी डिमांड यही थी कि स्ट्रिंजेंट रूल बनाया जाए एनपीए रिकवर करने की। अब सरकार ने एनपीए रिकवरी के नाम पे एक आईबीसी बनाया। आईबीसी में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिकवर जो हुए हैं वो 15% और 14% पे हेयर कट किया गया है, यानी 85% सिर्फ बैंकों की बैलेंस शीट से गायब कर दिया गया। भूषण स्टील का सबसे ज्यादा प्रचार ये सरकार करती है, उसमें मात्र 18% पे हेयर कट था। 18% रिकवर हुआ, बाकी राइट ऑफ हो गया। ठीक है, उनको राइट ऑफ नहीं कहा जाता, उनको हेयर कट कहा जाता। हाँ, अच्छा, वो हेयर कट है। जैन साहब देखिए भाई, ये राइट ऑफ नहीं है, ये हेयर कट है। और अपनी चीजों को कैसे किनारे रखना है, कारपेट के नीचे दबाना है, ये सब सरकारें जानती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ विश्वकर्मा जी, और मैं एक आम जनता का और पार्टी का जो एक व्यू है मैं वो रख रहा हूँ। और हमें लगता है अगर कोई अर्थशास्त्री आपके साथ में होते तो जिस तरीके से हमारे चाहे वो बैंक के नेता बैठे हमारे साथ ना भूपेंद्र जी हैं भाई, वो अच्छे से उसका विश्लेषण करते हैं कि क्या चीजें वास्तव में लाभदायक है, क्या हानिकारक। चूंकि सरकार जो निर्णय लेती है वो तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। अभी जो बात हमारे बैंक के नेताजी ने कही कि आप जो कहा कि आप एनपीए को कहा कि आप एनपीए प्राइवेट बैंकों का ज्यादा हो रहा है हमारी सरकारी बैंकों से। दूसरी बात ये भी कही कि हमारी बैंकें तो लगातार लाभ ले रही है, एक्सिस बैंक का देखिए ना, घाटा दिखाते हैं। नहीं, एक्सिस बैंक का देखिए, आईडीबीआई बैंक का देखिए, और कैसे वीडियोकॉन को पैसा दे दिया। देखिए हमने एक जो ओवरऑल जो सरकारी डाटा है और जो बैंक का ही आंकड़ा है वो मैंने आपके सामने रखा, और अलग अलग डाटा और आंकड़ा हमारे बैंक के कर्मचारी बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, अलग बात है। लेकिन हमारे पास जो सरकार की तरफ से एक डाटा है कि 86% एनपीए सरकारी बैंकों का है,
14% टोटल एनपीए का प्राइवेट बात आपकी ठीक है। नहीं जैन साहब, बात आपकी हमारे ठीक पास है। जो जानकारी ना आपकी जानकारी एकदम दुरुस्त है और ये बिल्कुल फैक्ट भी है। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल सुन लीजिए, सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार अपने लोगों से ही तो पैसा दिलवाएगी ना। वो एसबीआई से पैसा दिलवाएगी कि इनको मुद्रा लोन देना है, इनको ये लोन देना है, प्राइवेट बैंक से तो कर नहीं पाएगी। नहीं, देखिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें कोई काम होना अलग बात है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और तमाम सारे जो प्राइवेट लोन हुए, अभी हमारे जो बैंक के साथी बैठे साहब उन्होंने एक बात कही कि जो हम लोगों को लोन कितना देना है 15 लाख 20 लाख तक दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोन हुए हैं वो बोर्ड उस पर डिसाइड करता है। इसी बोर्ड को बदलना है। ये जो बोर्ड है, बोर्ड जो डिसीजन लेता है, बोर्ड में नए लोग आएंगे और वो फिर नए तरीके से डिसीजन लेंगे। दूसरी बात ये कह देना कि पूरी बैंक को बेच रहे हैं, देखिए बैंक में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसका इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जैन साहब आम जनता जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ में अगर प्राइवेट बैंक पैसा लेके भाग जाती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए तमाम पंजाब बैंक चली गई हैं जी। देखिए पहले की बात जो समस्याएं थी वो अलग थी जी, और यहाँ पे पहली बात तो ये कि पूरा 100% किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा रहा। जो इसमें बैंकिंग का शेयर अगर 51% से ज्यादा हो गया तो उसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन हो गया, और वहां पर बोर्ड पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि 51% इसके पास शेयर है और फिर बोर्ड अपने हिसाब से वहां पर डिसाइड होता है जी। वही चीजें, और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो है एक बड़ी पूंजी जुटाई जा सके। नहीं, और कंपनियां जो है, जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी पूंजी मेरी बात आ जाए प्रदीप की बस्ती से। देखिए जो पूंजी है, जो कैपिटल है बैंकों की, जब वो इस तरीके से उसमें ज्यादा शेयर अन्य कंपनियों का यानी किसी उसमें उसका हो जाता है कंपनी का, उसके बाद में कैपिटल जुटाना, ये सबको पता है, पूंजी जुटाना उनकी जिम्मेदारी है, ये सबको पता है। एनपीए होता है या बैंक को खड़े करने की जिम्मेदारी है, सवाल ये है तो सरकार की जिम्मेदारी वो खत्म हो जाती है। जैन साहब, राज्यपाल जी ने एक शानदार सवाल किया, उन्होंने कहा कि बैंक सरकार का विश्वास है, बैंक जनता का विश्वास है, ये विश्वास ही टूट जाएगा, बैंक पैसा कैसे रखेगी? देखिए विश्वास इसलिए नहीं टूटेगा जी, ये कह देना, देखिए प्राइवेट किसी जो पहले से सरकारी बैंकें हैं उसमें से कितना शेयर देंगे, 70% 80% मैक्सिमम शेयर दे देंगे। अगर 51% से ज्यादा हो गया तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि सरकार पूरा की पूरा शेयर किसी को दे रही है। सरकार का उद्देश्य है कि 1,75,000 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है, पूंजी जुटाना जी, कमाना नहीं, एक बड़ी बात जुटाना, और इस पूंजी को क्लियर करना, इस पूंजी को जो आम जनता है उसके लाभ के लिए खर्च करना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो कैपिटल कंपनी को आवश्यकता होगी, जो बैंक को कैपिटल की आवश्यकता होगी, वो स्वयं बैंक जुटाएगी, वो चाहे उसके जो बोर्ड के मेंबर हैं वो व्यवस्था करे या अन्य बैंकों से वो लोन ले, फिर उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी, ना कि सरकार की होगी। होता क्या है कि ये जो हमारे पास मजबूरी है, मुझे पूंजी है, वो पूंजी कहां से है? नहीं ठीक है, पूंजी तो टैक्स की है ना। ठीक है, मुझे कुछ सवाल लेने थे पवन जी से, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो राजपाल कश्यप जी ने उठाया और भूपेंद्र जी ने भी उठाया और हमारे हरेंद्र मलिक साहब ने भी उठाया कि अगर बैंक चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आम आदमी के पैसों का क्या होगा, इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और जैन साहब कह रहे हैं कि वो 100% बैंक नहीं बेचे जा रहे हैं, 51% और 70% तक ही बेचे जाएंगे। इस पर हम थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन जरूर चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। रोटी जो दे न सके वो अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुभ
खबरों का सारथी। रोटी जो दे न सके वो अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे बहुत छोटा सा कमेंट इसमें चाहेंगे। केसी जैन साहब ने कहा, हम उसका आपसे क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। कह रहे हैं कि वो 100% बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, 51% या कुछ परसेंट किया जाएगा, उससे नुकसान नहीं होगा, भाग नहीं सकते बैंक। देखिए, जैन साहब शब्दों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जी। इस बार बजट में जो घोषणा की गई है वो 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की गई है, डिसइन्वेस्टमेंट की घोषणा नहीं की गई है। डिसइन्वेस्टमेंट बैंकों का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, उसके गलत शब्द इस्तेमाल किया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट शुरू से होता रहा है, आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, बाकी 46% पब्लिक के पास है। इसी तरह बाकी नेशनलाइज बैंक की बात है। अभी अभी जो सबसे नजदीक अगर आप देखें, आईडीबीआई बैंक का क्या हुआ, अचानक से एक दिन एक अध्यादेश लाके उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो क्या है? और उसका आज तक ये फैसला नहीं हो पाया कि वो एलआईसी के अंडर में प्राइवेट बैंक है या पब्लिक के अंडर में प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंकों का इतिहास देख लीजिए, 1938 से लेके 1969 तक 1500 बैंक डूबे। चलिए छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात थी, परिस्थितियां बदल गई हैं जैसा जैन साहब ने कहा। तो 1993 में नए बैंक प्राइवेटाइज को लाइसेंस देना शुरू करा जी। ग्लोबल टेस्ट बैंक सबसे पहला प्राइवेट बैंक था जो मार्केट में। नहीं, आप जल्दी से मुझे एक लाइन में ये बता दीजिए, जैन साहब जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि 51% शेयर दिए जाएंगे और 100% नहीं दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने आईडीबीआई का एग्जांपल आपको दिया, मैंने आईडीबीआई का एग्जांपल दिया। जो बैंक है, बैंक की टोटल पूंजी केवल 1,75,000 करोड़ रुपए है क्या जी? अगर हम 1,75,000 करोड़ रुपए 2 बैंकों से जुटा रहे हैं तो क्या टोटल दोनों बैंकों की पूंजी 1,75,000 करोड़ रुपए बात रहे क्या? बैंक के नाम बताइए, पता चल जाएगा। नहीं, जो जिन बैंक के नाम बताइए, बैंक को आया है, बैंक के नाम बताइए, पूंजी 1,75,000 बैंक के नाम बताइए, आप बताइए किसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? मैं बता रहा हूं, आपने बैंकों के नाम ही नहीं लिए। ऐसी स्थिति में केवल जो आपने बात कही 70% तक ही इन्वेस्टमेंट है, जब 30% इन्वेस्टमेंट सरकार का पहले से रहेगा और तमाम सारी प्राइवेट बैंकों में भी सरकार का इन्वेस्टमेंट है। ये कह देना कि सरकार का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंकों में नहीं है, ये भी गलत है। प्राइवेटाइजेशन तभी उसको कही जाएगा जो ही 51% से ज्यादा किसी बैंक की किसी भी कंपनी के साथ हिस्सेदारी बढ़ी। आपने कहा 54% है बैंक सरकार की, पवन जी नाम पूछना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है जी। जैन साहब, शायद आपने प्रधानमंत्री जी की पिछले टर्म में जो आपकी सरकार थी उसकी घोषणाएं भी नहीं सुनी। वो कहते हैं अगर 49% शेयर होल्डिंग भी हो जाएगी तो वो प्राइवेट नहीं होगा। आप तो 51% मान रहे हैं, चलो धन्यवाद आपका। लेकिन आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑलरेडी 54% पे है। अगर उसमें से आप 2% भी निकालेंगे तो वो 49 पे पहुंचने की तैयारी में होगा जी। और इसी तरह सारे बैंकों में पहले से अच्छा खासा डिसइन्वेस्टमेंट है, जो 70% से लेकर 54% के बीच में आप खुद कह रहे हैं जी। आईडीबीआई सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आईडीबीआई प्राइवेट क्यों हुआ, इसलिए कि उसकी हिस्सेदारी आपने बेच खाई। ठीक है, ठीक है। ये सब पहली बात तो गलत है, बेच खाई जी। देखिए जी, सरकार आज हमारी है जी, पहले किसी और की थी, आगे किसकी होगी नहीं पता। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो निर्णय लिया गया है वो जनता के लिए लिया गया है। हाँ। जो ये पूंजी, सुनिए, जो ये पूंजी हम जुटाएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं बैंक जा रही, बैंक में बैंक की जो पोजीशन है वही है। ठीक है। लेकिन क्या है, सरकार जो भी करती है वो आम जनता के लिए करती है। कंपनी ने उसमें से शेयर खरीदा जी, शेयर खरीदने के बाद में जो पूंजी सरकार के पास आएगी, ठीक है जैन साहब, सरकार उससे डेवलपमेंट करेगी, उसके काम बिल्कुल ठीक बात, देश को और आगे ले जाएगी। उसमें दिक्कत क्या है? और कर्मचारियों को तनख्वाह तो उसमें कम हो नहीं रही है। ठीक, कर्मचारियों का डर इस बात का है, तब कर्मचारियों को काम कर्मचारी नकारा हो गए। जैन साहब ठीक है, नकारा कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, इसलिए डर रहे हैं जी कि शेयर कहीं किसी कंपनी का शेयर न बढ़ने पाए। अब तो कोई बात नहीं है, सिर्फ ये डर है। उनकी तनख्वाह नहीं घट रही है, उनको कोई और दिक्कत नहीं है, जितना काम है, जितने घंटे का, दोनों के पास आ रहा हूँ, राजपाल कश्यप जी आपके पास भी आ रहा हूँ। उनको दिक्कत यही है, काम करना पड़ेगा। पवन जी, तब बोर्ड बदल जाएगा। आ रहा हूँ राजपाल जी, आ रहा हूँ, आपको काम करना पड़ेगा जी। हाँ पवन जी, नकारा हो गए कर्मचारी, ना पवन जी कह रहे हैं नकारा हो गए कर्मचारी, काम नहीं करते हैं और लोगों को बार बार बैंक जाना पड़ता है। जैन साहब ने 2 चीज बताई, एक तो कर्मचारी नकारा हो गए हैं और दूसरा बोर्ड बदल जाएगा। नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, विरोध इसलिए कर रहे हैं, सब सुन तो लीजिए, दूसरे का मौका तो दीजिए सुनने का। कहिए। नंबर 1,
2014 से आज तक किसी भी सरकारी बैंक में जो कॉन्स्टिट्यूशन में परमिटेड है एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया गया क्योंकि नीयत खराब है। जबकि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस हार चुकी है सरकार जी, उसके बाद भी अपॉइंट नहीं किया गया। ठीक है, नंबर 2 आप ये बताइए, आप सीधा वही बता रहा हूं, आप आदमी से जुड़े हुए सवाल है भाई, कि आदमी के काम वही बता रहा हूं साहब जी। नकारा होने की बात है तो मैं जनाब से निवेदन करूंगा कि कृपया पर कैपिटा बिजनेस प्राइवेट बैंक का, सरकारी बैंक का पर कैपिटा वाउचर कंपेयर कर ले। आप हमें लेवल फील्ड दीजिए और बता दीजिए कौन नकारा है कौन हुआ है। आप 14%, हम 17% एग्रीकल्चर में, 7% पे फाइनेंस करने की बात करते हैं। ठीक है, 40% आप प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं। पवन जी, कितने पीएमसी स्वनिधि करे, कितने जनधन खोले। ठीक है पवन जी, माफ करिएगा। हरेंद्र मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जब ये के बाद आपके पास आऊंगा। प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा तो बैंक तो प्राइवेट हो ही जाएगा। पॉलिसी उनकी चलेंगी। जनता को मैं जैन साहब से आपके माध्यम से प्रदीप जी अनुरोध करना चाहता, वो उपलब्धि गिना दे जो जनता को उपलब्धियां होंगी, जनता को लाभ क्या हो। हरेंद्र मलिक साहब उपलब्धियां गिना रहे हैं। सरकार के पास जब पैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगेगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इकोनॉमी रोल करती है। हर 50 किलोमीटर पर टोल ले रहे हैं, ये तो व्यापार हो चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा बढ़ रहा? आज भी प्राइवेट बैंक के अधिकारियों से ज्यादा अच्छा व्यवहार है सरकारी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी का। और मैं आपको बताऊं, ये गलत कह रहे हैं कि अधिकारियों कर्मचारियों को दिक्कत होगी। वो अपनी बुद्धि बल पर चयन हुए थे, उन्हें तो प्राइवेट बैंक ले लेंगे, वो तो इनके हाथ अच्छे हथियार लगेंगे। परंतु सच्चाई यह है कि गांव का गरीब मर जाएगा, शहर का गरीब मर जाएगा, और जो औद्योगिकरण कैसे मर जाएगा? मैं आपको थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए भाई। आज प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का ऋण मिलता है, जिसकी गारंटी सरकार देती है। नेशनलाइज बैंक फाइनेंस करता है, प्राइवेट नहीं करता। वो नहीं करेगा। कोई ट्रैक्टर पर लोन है, पर नेशनलाइज बैंक जो करता है वो अच्छा साह कहलाया जाता है। अगर किसी की एक फसल मर, वो अच्छा साह कहलाया जाता है। अरे वो जो हरेंद्र मलिक साहब, आप ही लोग आरोप लगाते हैं बैंक का एनपीए बहुत बढ़ गया है, 8% से बढ़ के 14.5% हो गया है, तो एनपीए तो नहीं होगा ना फिर? एनपीए जो बढ़ा है वो नेशनलाइज का बढ़ा है, प्राइवेट का बढ़ा है। 90%, 80% फंडिंग तो करेगा सरकारी बैंक, और एनपीए की तुलना करेंगे उन साहब जो 10-15% फंडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, जब सरकारी बैंक नहीं, इसीलिए तो उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जब सरकारी बैंक रहेंगे नहीं तो उनसे फंड दिलाया नहीं जाएगा। आप एक आदमी ये कोशिश कर रहा है, आपका बैंक कोशिश करता है लोगों के जीवन को साधने की, उनको प्रोत्साहित करने की। और देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकारी बैंक डूबता तो नहीं। जैसा राज्यपाल जी ने कहा था, बैंक मतलब है विश्वास। आप एक तरफ तो किसान, आप पूरे देश के नागरिकों को घेर रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए से का भी लेन देन नगद नहीं कर सकते, बैंक में पैसा रखेंगे, पर एंट्री पैसा कटेगा, एटीएम इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक करेंसी इस्तेमाल करेंगे, परंतु फिर भी पैसा कटेगा। आप ये कहने में जैन साहब को क्या शर्म है कि हम गरीब के हाथ से निवाला छीन करके सरमाएदार ना वो सरकार के पास पैसा होगा तो जो किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपए मिल रही सालाना, वो 12,000 रुपए मिलेगी ना सालाना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जी 6,000 रुपए में तो कार पे कपड़ा मारने वाला भी नहीं आता। आप 6,000 रुपए साल मजाक कर रखी किसान को। हरेंद्र मलिक साहब, सरकार पैसा कहाँ से लाए? कोरोना काल में इकोनॉमी इतने नीचे चली गई है, -23.9%। लूट लिया केवल रुइया और अंबानी जी के पेट्रोल पंप चलवाने के लिए। आप उनको चलवाने के लिए आपने सारा आदमी लूट लिया। बीपीसीएल भी बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप सारे नवरत्नों को बेच करके कहाँ ले जाओगे? बैंकिंग तो हमारे गौरव थे। आम आदमी बैंक को अपना बैंक समझता था। मैं ये कह रहा हूँ, आंकड़े गवाह हैं। 60 लाख। जी ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और राजपाल कश्यप जी भी यही बात कर रहे हैं कि हर आदमी बैंक को अपना बैंक समझता था। ठीक है, राजपाल कश्यप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए जी, पहली बात तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराज राजन ने कहा है
कि निजीकरण, बैंकों का निजीकरण भविष्य के लिए बहुत बड़ा ये झटका लगेगा, भविष्य इससे अंधकारमय हो सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है, पेपरों में भी आया कई जगह। और ये बताइए, बड़े बड़े कारपोरेट घराने राजपाल कश्यप जी, रघुराम राजन जी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देश में सिर्फ वही अर्थशास्त्री हैं ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, तो वो बड़े आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं और वो देखिए उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने तो इनका नहीं राजपाल जी उन्होंने बयान दिया, वो बयान मैंने भी पढ़ा है, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन रघुराम राजन सिर्फ अकेले अर्थशास्त्री नहीं है और पूर्व आरबीआई के पूर्व तमाम और गवर्नर हैं जो इसकी वकालत कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा। देखिए, रघुराम राजन मेरा कहने का मतलब है लेकिन रघुराम राजन वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2005 में ये प्रेडिक्ट किया था कि 2009 में स्लो डाउन आएगा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में, और वो वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन आया 2008 में। वो अच्छे अर्थशास्त्री, ठीक बात जी। राजपाल जी को सुन लेते हैं। जी राजपाल जी, कारपोरेट घराने को लोन दिलवा दिया बीजेपी ने, सबसे ज्यादा चंदा लिया है, 30,000 करोड़ चंदा मिला है, कहाँ से मिला? सरकारों ने किया सर, किसानों से दिलवाया जी, बीजेपी तो पकड़ करके वापस ला रही है उन लोगों को। इन्होंने नारा दिया था, बीजेपी की सरकार उनको पकड़ के वापस ला रही है। ये तो कांग्रेस ने उनको दिया, 18% कांग्रेस ने उनको दिया लोन ना, दिया किसने? दिया कांग्रेस की सरकार ने उनको लोन। अरे उसका आंकड़ा मैं देता हूँ साहब, उसका आंकड़ा मैं देता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने उनको लोन, उसका आंकड़ा मैं देता हूँ। वो बिना पेपर चेक किए क्यों लोन दे दिया कि लेके फरार हो गए? उसका आंकड़ा मैं देता हूँ। कितने लोग मानसिक रूप से इनकी सरकार में परेशान हो गए, कितने आत्महत्या कर चुके हैं इनकी नीतियों कार्यक्रमों की वजह से, कितने लोग आज बीमार हो गए, कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। देश का नौजवान हमेशा ही करता रहता है, कितने शटर बंद हो गए। सब जी, अभी तो प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं, आत्महत्या पहले कर लिए, अभी प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं और सुसाइड पहले से कर लिए। क्या बात करते हैं? पता नहीं क्या उनको उनकी गाली दे रहे हैं, ऐसे किसानों को गाली दे रहे हैं, जिसको देखो उसको देशद्रोही बता रहे हैं। यही लोग नारा देते थे देश में बिकने नहीं देंगे, देश में एक भी संपत्ति नहीं छोड़ेंगे ये लोग, और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है और एक बार नहीं 2-2 बार चुना है। ये तो विजय माल्या, नीरव मोदी भाग गए। जनता ने प्रधानमंत्री को इसलिए चुना था क्योंकि उनकी नीतियों में विश्वास था उनको। आज उनका क्या कर लिया? देखिए, ये कहना कि जो बैंकें हैं, जो बैंकें घाटे में चल रही हैं, वो प्रतिवर्ष घाटे पे घाटा दिखाती रहे, सरकार उसकी भरपाई करती रहे। कौन सा बैंक है जो प्रतिवर्ष घाटा दिखा रहा है साहब? कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक है साहब? बताइए ना, एक नाम बताइए ना जो प्रतिवर्ष घाटा दिखा रहा है। आपके और एक नाम बताइए साहब, एक नाम। जिस भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो लगातार घाटे में, वो प्रॉफिट वाला है साहब, उसी का नाम बताइए, नाम बताइए साहब, बैंक का नाम बताइए, हो रहा है, नाम बताइए, कहाँ से हो गया? नाम बताइए, कहाँ से हो गया? नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ 86% कहाँ से हो गया? 86 नहीं है तो 86 उनका तो 90 है, आपके प्राइवेट बैंकों का। ये नुकसान नहीं, क्या प्राइवेट बैंकों का 90% है, नुकसान नहीं है। कहाँ से 90% है? हवाई बातें करते हैं आप। बैंक के कर्मचारी उनके एडवांसेस का 90%, उनके एडवांसेस का 25% एनपीए, हमारा 14% है। आप जो कहेंगे मान लिया जाए क्योंकि आप बैंक के एम्प्लॉई है, आप बैंक के कर्मचारी है। अरे डाटा जो कहेगा वो कहेगा ना सर। जो सरकार कहती है कि 86% एनपीए सरकारी बैंकों का, वो गलत है जी, लेकिन उनका लोन, उनका एडवांस भी तो देखिए ना, वो भी तो 90% है। ये बात सरकार को आप बताइए, सरकार को पता है। कहाँ पता है? सरकार को पता है। ये आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं सरकार लेती है भाई, सरकार को पता है। अरे जैन साहब, सरकार सुनिए, सरकार ही ने लिया है, सरकार ही को नहीं पता है, WMA क्यों लेता है? सरकार ही तो लेती है। गलत बात डाटा दे रहे हैं, गलत डाटा। आप डाटा को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, आप डेटा को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए भूपेन जी आपके पास आएंगे। 86% एनपीए सरकार कह रही है सरकारी बैंकों का हो रहा है, 14% प्राइवेट बैंकों का हो रहा है। सारी बैंकों को मिला लीजिए, 12 बैंकें मिला करके 86% पूरा की पूरा एनपीए।
और बाकी सारी बैंक के प्राइवेट बना लीजिए जी, उनका केवल 14% जी। उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, हम तो फायदे में है, हम तो आप एक नाम बताइए ना साहब, कौन सा बैंक घाटे में है? अरे आपका नुकसान क्या है? आप ये बताइए कौन सा बैंक घाटे में हो रहा है? आप बताइए कौन सा बैंक घाटे में? नाम बताइए ना, क्या नाम बताइए, आप बताइए नुकसान क्या आपका हो रहा है? नाम बताइए, कर्मचारी का नुकसान हो रहा है, कहां से नुकसान हो रहा है आपका? किस बात का आपको डर है कि अगर जो है हमें अपना डर नहीं है, हमें जनता का डर है, कोई डर नहीं, हमें जनता का डर है। आपको आप बेच खाएंगे, ये आप बेच खाएंगे, कौन सा बेच खाया? आईडीबीआई, इसको बेच खाना कहते हैं, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। अगर हमारे पास पूंजी आ रही है, अगर उसमें से 55%, 60%, 70% हम कर रहे हैं, कितने बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास पूंजी आ रही है, उसका हम इन्वेस्टमेंट पब्लिक के लिए कर रहे हैं। और जो ये घाटा अभी तक हो रहा था, वो घाटा आज बैंक में, कौन से बैंक में घाटा हो रहा है साहब, ये बताइए ना, नाम बताइए ना बैंक का, बैंक का नाम बताइए, कौन सा बैंक? एनपीए क्यों हो रहा है 86%? अरे कौन से बैंक में घाटा हो रहा है? कौन से बैंक में हो रहा है? किस बैंक में नहीं हो रहा है बताइए? आप बताइए किस बैंक में? 86% एक नाम बताइए ना साहब। आप बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉफिट में है, एसबीआई प्रॉफिट में है। 86% एनपीए किसका हो रहा है? किसका हो रहा है एनपीए 86%? तो प्राइवेट बैंकों का कितना है एनपीए? 14%। 14% ऑफ टोटल एनपीए। टोटल एनपीए वही मैं कह रहा हूं। टोटल एनपीए, टोटल का एडवांसेस कितना है वो देखिए ना। एनपीए वही मैं कह रहा हूं, वही आप डोंट बी मिसइंटरप्रेट। 14% टोटल जितना एनपीए है। अरे जैन साहब आप गलत डेटा पेश कर रहे हैं, गलत बात। भूपेंद्र जी के पास जैन साहब, टोटल बैंकों का, जैन साहब आपकी बात आ गई जी। 86% सरकारी बैंकों का, उसके बाद में बचाव कर रहे हैं कि नहीं हमारी बैंक तो फायदे में थी। अरे फायदे में अगर है तो हमको इन्वेस्टर आवश्यकता क्यों है, हमको फाइनेंसर की आवश्यकता क्यों है? ये सिर्फ और नहीं जैन साहब, एलआईसी तो फायदे में है ना, फाइनेंसर उपलब्ध कराना जैन साहब, जो चीजें फायदे में, आप ये देखिए सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि, और आरबीआई के गवर्नर ये कह रहे हैं कि जब जो चीज बहुत ही लाभदायक उसमें हो उसी समय उसको बेचना चाहिए, पैसा अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अनुराग ठाकुर का बयान है। नंबर 1, नंबर 2 जो आप एडवांसेस की बात कर रहे हैं एनपीए की, एनपीए 86% है, हम इसको कौन मना कर रहा है? देखिए प्रदीप जी, ये जो पूंजी जुटाना है, पूंजी जुटाने का एकमात्र इस समय यही एक विकल्प है, ठीक है, कि इस तरीके से पूंजी को जुटाया जाए। ठीक है, बात यह है कि जो ये घाटा हो रहा था, अगर वहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो सरकार को पैसा दे करके उसमें अपना शेयर खरीदेंगे और उसको अपने हिसाब से चलाएंगे, तो जो अभी तक बार बार लड़खड़ाती थी कंपनियां या बैंक के, ठीक है जैन साहब, समय कम करने की जिम्मेदारी उनकी होगी, ठीक है जैन साहब, सरकार की। हाँ भूपेंद्र जी एक सवाल पूछूंगा। हाँ भूपेंद्र जी, मैं एक सवाल से पूछना चाह रहा हूं, सरकार के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में वही कंपनी क्यों नुकसान देने लगती है, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जाती है वही क्यों फायदा देने लगती है? यही तो बात है। अरे वही तो बात है। अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने देने दीजिए, वही सरकार कह रही है। अरे बोलने दीजिए भाई साहब, अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए। बीएसएनएल के कर्मचारी नकारा है, बीएसएनएल का ही नेटवर्क यूज करके रिलायंस नंबर 1 पर बैठी हुई है, और बीएसएनएल के कर्मचारी नकारा है, बिल्कुल, क्योंकि आपने नकारा किया हुआ है। तो फिर भाई साहब सरकार भी नकारी है। अगर सारे सरकारी कर्मचारी नकारा है तो सरकार भी नकारी है। क्यों फायदा नहीं हो रहा है भाई? अरे भाई सरकार, ये तो सरकार की नाकामी है ना। क्यों नहीं हो रहा? अरे सरकार की नाकामी है यार, अरे सरकार की नाकामी है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अरे टॉप लॉस, अरे टॉप लॉस अगर टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉप लॉस की पॉलिसी क्लियर है, तो फिर सरकार नीचे का काम नहीं करेगा। नाकामी को दूर कर रही है। अरे सरकार नाकामी नहीं दूर कर रही है। भूपेंद्र जी ये बात सही है। रुकिए भूपेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जैन साहब की एक बात सच है कि अगर बीएसएनएल अच्छे से काम करती, ग्राहकों को सही से सेवा देती, तो बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सही प्रश्न किया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सारे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट बीएसएनएल, और कौन कंपटीशन करेगा? बीएसएनएल। किसके साथ करेगा? ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि जब आप उनको हथियार ही नहीं देंगे तो लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे वो, लेकिन बात आपकी ठीक, लेकिन सवाल ये भी है कि जब उनको हथियार दिए गए, जब 2G को दिया गया तो 2G का उन्होंने अच्छे इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल सही कहा जी। 2G का इस्तेमाल उनको तब करने को दिया गया जब 3G सबको बांट दिया गया। 3G का इस्तेमाल उनको तब करने को दिया गया जब 4G सबको जब 4G सबको बांट दिया। 4G का उनको तब लाइसेंस दिया गया जब 5G सबको बांट दिया। ठीक है भाई साहब, कैसे लड़ेगा वो? ठीक, कैसे कंपटीशन कर लेगा? यही हाल बैंकों के साथ भी हो रहा है, यही हाल LIC के साथ भी हो रहा है। LIC तो सबसे बढ़िया कर रही है। एक कुछ नई चीज मैं आपको बताना जल्दी से, एक छोटी सी चीज है। अभी फोर्स मैगजीन में एक पत्रकार साहब की रिपोर्ट छपी है
जिसमें ये डिमांड की गई है कि अमेरिका में पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां की जनता मैं भूल गया था, मैं लेके आया और मैं भूल गया था। हम अमेरिका की नकल करके प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर का हमारा इतिहास क्या है? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पुराने की बात नहीं करता मैं, पीएमसी, यस बैंक डूबा तो स्टेट बैंक बचाएगा, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूबा तो पीएनबी में मर्ज कर दिया, काशीनाथ बैंक डूबा तो स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया। उसके अलावा जब लेमन डूबा और आईसीआईसीआई बैंक डगमगाने लगा तो वित्त मंत्री को मार्केट में आना समय कम है जी। ठीक है पवन जी। हरेन मलिक साहब, चूंकि समय कम है, आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे कि आखिर इससे क्या आपको लगता है कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? जनता को ठगने के लिए, सरमाएदार मित्रों को ओबलाइज करने के लिए भारत सरकार जनता के उस व्यक्ति को जिसकी बैंक की आवश्यकता थी, हमारे बैंकों का नेशनलाइजेशन जो 69 में हुआ था, आज उसका निजीकरण कर रही है, ताकि उनके जो मित्र हैं जो उनको चंदा देते हैं उनको लाभ हो सके, और अधिकारी कर्मचारियों पर अनावश्यक रूप से आरोपित कर रहे हैं। विशेष उद्देश्य इनका अपने मित्रों को लाभान्वित करना और जनता को जहन्नुम में भेजना है। बड़ी बात यह है, इंदिरा गांधी ने सारे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया था, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर जनता इनकी मुहर नहीं लगाती है, आपकी सरकार आएगी तो आप फिर से सरकारीकरण कर दीजिएगा जी। कि जब हमारी सरकार आएगी तो सारे फैसले बदले जाएंगे और फैसलों में जो करप्शन हुआ उसकी भी जांच होगी। और राहुल गांधी और प्रियंका जी जो ट्वीट की राजनीति करते हैं, जैन फाइनल कमेंट किया जी। कानून अपना काम करेगा। ठीक है, ठीक है। राजपाल कश्यप जी, सरकारें कोई भी हो सभी बैंकों का इस्तेमाल करती हैं, इस बात में कोई शक है क्या? था कि बैंकें जनता का विश्वास है जी, और सरकार और सरकारी तंत्र पे आज भी सब लोग भरोसा करते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो ऐसी अस्थिरता देश में पैदा कर दी, अविश्वास पैदा कर दिया कि अब किसी को कुछ पता ही नहीं, अफरा तफरी में देश चल रहा है। आप बताइए, जनता ने इसलिए नहीं सरकार चुनती है कि डेली स्थिरता आप पैदा कर दो, सरकारी तंत्रों को खत्म कर दो। गांव गरीब का आदमी जब पैसा जमा करता है, उद्योगपतियों को कोई घाटा नहीं होगा। भाग तो गए कितने अरबों लेके, कितने जी, ठीक है, लेके सब भाग गए, उनकी कुछ सेहत पे फर्क पड़ा, लेकिन जिस गरीब आदमी का पैसा लगा था, जो गरीब आदमी का पैसा लगा था, ठीक है, गरीब आदमी हो रहा, ऐसे ही सरकारी ये गरीब आदमी मर जाएगा, आपका यही कहना है ना? ठीक है राजपाल जी, समय कम है हमारे पास जी। ठीक है राजपाल जी। भूपेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, हमारा एक प्रश्न बेसिक बहुत क्लियर है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, चलिए हम उससे पैसा कलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अरे हम दूसरा सोर्स भी तो ढूंढ सकते हैं। क्या जरूरी है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको बेच करके और पैसा इकट्ठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें? सरचार्ज लगाया हुआ है, टोल टैक्स लगाते हैं, पेट्रोल पर सरचार्ज सेस लगा हुआ है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं। फिजिकल डिफिसिट 9.5% हो गया, आप तो अर्थशास्त्री, आपको पता है कैसे पूरा किया जाएगा। दोनों बात उस पर भी हम आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या जो गरीब तबका है उसका जीरो बैलेंस पर अकाउंट प्राइवेट सेक्टर खोलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर है कि प्राइवेट सेक्टर क्या गांव में जाएगा ब्रांच खोलने? क्या प्राइवेट सेक्टर जो प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग होती है, ये बड़ा मौजूद सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वो वेलफेयर नहीं करे, वो वेलफेयर स्टेट की तरफ से काम नहीं करेगा। ठीक है, पवन जी आपका फाइनल कमेंट। जी, 2-3 चीजें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा क्यों है कि जनधन अकाउंट हमने खोले, पीएम स्वनिधि हमने खोले, डीमोनेटाइजेशन हमने किया, फिर तब तो हमारी तारीफ करते हैं आप, उसके बाद कहते हैं हम आपको बेच खाएंगे। भाई साहब ने कहा कि नहीं, वो बेच नहीं रहे हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, डिसइन्वेस्टमेंट 1993 में शुरू हुआ था बैंकों का और लगातार हो रहा था, कभी भी अधिकारियों कर्मचारियों ने प्रश्न नहीं उठाया। जब आप निजीकरण के लेवल पे उतर आए, तब लोगों को लगा कि ये तो पब्लिक के साथ धोखा है, जिनसे हम हाथ जोड़ के नमस्कार करके पैसा इकट्ठा करे थे गरीबों से, उनके पैसे के साथ कुठारा गाते। अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर इससे कोई असर नहीं होने जा रहा, इसकी आप चिंता ना करें।
अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित है, उनको आप गलत आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि वो जिस आदमी का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया और 500 रुपया हमारे खाते में बैंक में जमा है जी, उसका पैसा डूबने वाला है प्राइवेटाइजेशन के बाद। ठीक है। जनता के साथ जो पीएम स्वनिधि हमने 10-10 हजार रुपए बांटी है वो प्राइवेट बैंक बांटने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जनधन अकाउंट खोलने वाले नहीं है। ठीक है। आप ही को बाद में लगेगा कि हमने क्या कर दिया। ठीक, जैन साहब, जैन साहब, एक सबसे बड़ी एक बात के साथ आपकी बात शुरुआत करूंगा कि कोई भी विभाग हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सरकार हो या विधायक हो, एमपी, कोई भी पूरा 100% भ्रष्ट नहीं होते हैं। उसमें कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पूरा वो बदनाम होता है। उसी तरीके से बैंक के 100% कर्मचारी बेईमान नहीं है, थोड़े से जरूर कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनके कारण उनकी इज्जत खराब होती है। जी देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही प्रदीप जी, और जो हमारे साथ आदरणीय पवन जी बैठे उन्होंने भी बात कही कि देखिए निर्णय बोर्ड लेता है और सामान्य कर्मचारी उसमें निर्णय नहीं लेता है, ये भी बात सही है। लेकिन देखिए ये जो बात अभी पवन जी ने कही कि डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा ये पैसे को मैनेज किया जा रहा है, तो देखिए अगर प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी अगर पूंजी को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करा करके अगर सरकार उस पैसे से आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और देश के विकास के लिए उस पैसे को लगा रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात यह है कि ये बात हुई कि आप बैंक को प्राइवेट करें। देखिए 2 बैंकों के बारे में निर्णय लिया जा रहा है कि उनको प्राइवेटाइजेशन होगा या जो है उसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन बाकी हमारे पास 10 बैंक हैं, लेकिन हमको जो पूंजी की तत्काल आवश्यकता है 1,75,000 करोड़ रुपए की, वो व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही साथ बैंकों पे कोई असर भी इसका नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और सरकार का ये मानना है कि हम प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार को पूंजी की आवश्यकता है। फिजिकल डिफिसिट 9.5% तक पहुंच गया है और सरकार के पास पैसा नहीं है जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया जा सके, और इसी कारण वो बैंकों का निजीकरण कर रही है जिससे पैसा है और देश की आर्थिक व्यवस्था को गति मिले। लेकिन दूसरी ओर बैंक के अधिकारी, कर्मचारियों और दूसरे लोगों का मानना है कि इससे गरीब आदमी मर जाएगा और जो आम आदमी का बैंक पर एतबार है, विश्वास है, जो राजपाल कश्यप जी कह रहे थे, वो विश्वास टूटेगा। ये सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब क्या होगा ये भविष्य में रुक करके देखना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें।